हर हर महादेव दोस्तों। एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं जर्नी करने वाला हूँ यहाँ दिल्ली से उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग। जी हाँ, टाइटल देख के आप तक समझ चुके होंगे। मैं जर्नी करने वाला हूँ आज यहाँ दिल्ली से केदारनाथ तक की, यानी दिल्ली से सोनप्रयाग तक की। क्योंकि आप सभी जानते होंगे केदारनाथ जाने के लिए जो लास्ट पॉइंट रहता है जहाँ तक बस ऑपरेट होती है वो रहता है सोनप्रयाग। और क्योंकि दिल्ली से सोनप्रयाग कोई भी डायरेक्ट बस ऑपरेट नहीं होती है, तो इसलिए पार्ट्स में हमेशा ये जर्नी रहती है। पहले हम जाएंगे दिल्ली से ऋषिकेश और फिर हम जाएंगे ऋषिकेश से सोनप्रयाग। हालांकि वीडियो आपको एक ही देखने को मिलने वाली है और जर्नी पूरी तरीके से प्लान नहीं है, क्योंकि कश्मीरी गेट बस स्टैंड जाके मैं वहां से रैंडमली कोई भी बस लूंगा दिल्ली से ऋषिकेश के लिए। और फिर ऋषिकेश से मैंने सुना है कि भाई उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 4 धामों के लिए अपनी BS6 बस शुरू करी है, तो कोशिश करेंगे अगर उस बस में हमारा सफर हो पाए तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वो बस अगर नहीं मिलती है तो कोशिश करेंगे किसी प्राइवेट बस में आज का सफर करें। और अगर प्राइवेट बस भी नहीं मिलती है तो आपको पता है कि भाई हरिद्वार और ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक के लिए शेयरिंग टैक्सी भी ऑपरेट होती है। मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी, दिल्ली से मैं हरिद्वार पहुंच गया था बस से, लेकिन वहां से आगे मुझे बस नहीं मिली थी। फिर वहां हरिद्वार से आगे मैंने ऑप्शन चूज करा था शेयरिंग टैक्सी का, जिसके माध्यम से मैं सोनप्रयाग पहुंचा था। तो चलिए, ये तो अब ऋषिकेश जाके ही पता चल पाएगा कि ऋषिकेश से आगे की जर्नी हमारी कैसी रहने वाली है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट बात करें आज की जर्नी डिस्टेंस की यहाँ दिल्ली से सोनप्रयाग तक की, तो वो रहने वाला है करीबन 460 किलोमीटर के आसपास। बाकी जी डेट ऑफ जर्नी है आज 4 मई, और आपको बता दूं 2 मई से केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। और उसके अलावा बाकी जो 3 धाम और हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ, उनके कपाट भी खुल चुके हैं। तो चलिए फिलहाल यहाँ से चलते हैं कश्मीरी गेट ISBT और बाकी बातें करते हैं वहां पहुंच के। तो जी टाइम हो चुका है 8:50 और मैं अभी पहुंच चुका हूं कश्मीरी गेट इंटरस्टेट बस टर्मिनल। वैसे यहां आके UTC यानी कि उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के काउंटर पे पता करने में पता चला कि भाई दिल्ली से सोनप्रयाग के लिए डायरेक्ट बस सर्विस भी UTC ने शुरू करी है, लेकिन एक ही बस ऑपरेट हो रही है और वो ऑपरेट होती है रात को 9 बजे। और उसका सोनप्रयाग पहुंचाने का जो टाइम है वो है सुबह 11 बजे। अभी मैं चाहूँ तो डायरेक्ट उस बस में भी जर्नी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को ऑलरेडी प्रॉमिस करा हुआ है ऋषिकेश से जर्नी करने के लिए, तो ऋषिकेश तक तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वैसे आपको बता दूं, दिल्ली से सोनप्रयाग वाली जो बस है ना, इसको आप ऑनलाइन UTC की वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं। उसके अलावा ऑफलाइन यहाँ के भी आप टिकट ले सकते हैं अगर सीट्स की अवेलेबिलिटी होती है तो। ये देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ काउंटर नंबर 13 के सामने, और यहाँ से ना लाइन से आपको उत्तराखंड गवर्नमेंट और UP गवर्नमेंट की बसेज नजर आ रही होंगी। इनमें से काफी सारी बसेज यहाँ से ऋषिकेश और हरिद्वार हर आधे घंटे में, 1 घंटे में ऑपरेट होती रहती है। और बाकी यही मेरे सामने प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आके लगी है वो बस जो कि दिल्ली से सोनप्रयाग डायरेक्ट ऑपरेट हो रही है। वैसे आपको बता दूं, उत्तराखंड गवर्नमेंट की ये वो बस है जो कि पहले दिल्ली से गुप्तकाशी ऑपरेट होती थी, लेकिन इसको एक्सटेंड करके अभी सोनप्रयाग तक कर दिया गया है। और बस तो भाई आते ही पैक हो गई। मुझे तो लग रहा है कि अगर आपको इसमें जर्नी करनी है तो आपको ऑनलाइन टिकट ही बुक करा के आनी पड़ेगी। तो चलिए, बातें बहुत हो गई हैं, अभी यहाँ से कोई ऋषिकेश की बस ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट की कोई बस ले ले ऋषिकेश तक के लिए। तो देखिए, ये सामने निकल रही है UTC की CNG बस, और इनमें से ही किसी एक बस में आज मेरी जर्नी रहने वाली है यहाँ दिल्ली से ऋषिकेश तक की। चलिए जी, कश्मीरी गेट ISBT से उत्तराखंड गवर्नमेंट यानी कि UTC की बस लेके हम हो चुके हैं ऋषिकेश के लिए रवाना। और टाइम अभी हो रहा है 9:10 और करीबन 6.5 घंटे तो हमें लग जाने वाले हैं ऋषिकेश तक पहुंचने में। तो सफर शुरू होते ही मुझे मिल जाती है टिकट, जो कि होती है 420 रुपए की। बाकी दिल्ली से ऋषिकेश तक की जर्नी के रूट की अगर बात की जाए तो रूट कुछ इस तरह रहता है। दिल्ली से गाजियाबाद, मोदी नगर, मेरठ, खतौली, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार और फिर ऋषिकेश। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ऑलराइट गाइस, टाइम हुआ है रात के 12:10 और 120 किलोमीटर की जर्नी करके अभी हम पहुंच गए हैं खतौली। बेसिकली खतौली बाईपास पे अभी बस रुकी है डिनर हॉल के लिए। रेस्टोरेंट का नाम है पंचगंगा ढाबा। बाकी जर्नी के दौरान बहुत ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड मैंने नहीं करा, क्योंकि एक तो सबसे लास्ट सीट आज मुझे मिली है, दूसरा रात है, ज़्यादा कुछ दिखाने का है नहीं। तो अभी सोच रहा हूँ कि भाई दिन की जब जर्नी होगी ना, पहाड़ों का सफ़र होगा, उसको ज़्यादा कैप्चर करेंगे, वो ज़्यादा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और बाकी अभी भूख तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि घर से मैं खाना खा के आया था, तो इस वजह से तो मैं यहाँ कुछ खाने नहीं वाला। तो करीबन आधे घंटे के लिए बस यहाँ पे रुकी, आधे घंटे के बाद बस यहाँ से होगी रवाना और फिर से सफ़र होगा शुरू। तो रेस्ट स्टॉप एरिया से निकलने के कुछ देर बाद हम एंटर हो जाते हैं उत्तराखंड में, और देखते ही देखते पहुंच जाते हैं होली सिटी हरिद्वार में। तो यहाँ पहुंचते ही रोड साइड पे दर्शन होने लगते हैं गंगा मैया के, जिनके दर्शन करते हुए हम पहुंच जाते हैं हरिद्वार सिटी में और पहुंच जाते हैं हरिद्वार बस स्टैंड।
तो 2:20 पे बस पहुंची थी हरिद्वार बस स्टैंड और अभी टाइम हो गया है 2:45, तो करीबन 25 मिनट के आसपास यहाँ बस रुकी। और बाकी चलिए अभी हरिद्वार पहुंचे ही थे तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप यहाँ हरिद्वार से भी केदारनाथ और बद्रीनाथ तक जाने वाली उत्तराखंड गवर्नमेंट यानी कि यूटीसी द्वारा चलाई जाने वाली स्पेशल बसेस ले सकते हैं। और ये बसेस हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों ही जगह से ऑपरेट होती हैं। कुछ बसेस हरिद्वार से और कुछ बसेस ऋषिकेश से ऑपरेट होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको काफी सारी प्राइवेट बसेस भी देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट बस रश वगैरह होने की वजह से नहीं मिल पाती है तो प्राइवेट बसेस में भी आप जा सकते हैं। और खास बात यह है कि प्राइवेट बसेस आपको रेड बस जैसे प्लेटफॉर्म पे भी देखने को मिल जाती है। वहीं गवर्नमेंट बसेस में सिर्फ आप ऑफलाइन टिकट के थ्रू ही जा सकते हैं क्योंकि वो बसेस ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है बुकिंग के लिए। बसेस के अलावा यहाँ पे आपको शेयरिंग टैक्सी के भी काफी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं हरिद्वार बस स्टैंड के बाहर ही। और बाकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि चारधाम यात्रा के लिए ना आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। चाहे तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाओ या फिर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाओ। तो यहाँ हरिद्वार में आके आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन स्लॉट नहीं मिलता है तो यहाँ हरिद्वार में ना एक ऋषिकुल ग्राउंड है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा खासा सेटअप लगाया है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वहाँ जाके आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन चारधाम की यात्रा के लिए करवा सकते हैं। बाकी हाँ, अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हो तो उसकी वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा, ट्राई कर लीजिएगा। अगर वहाँ पे स्लॉट अवेलेबल हो तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी आप करवा सकते हैं। तो टाइम हो चुका है 3:20 और मैं पहुंच चुका हूं योग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड यानी कि ऋषिकेश। तो स्वागत है आप सभी का ऋषिकेश में। बाकी ऋषिकेश तक की जर्नी हमारी काफ़ी ठीक ठाक ही रही है क्योंकि लास्ट वाली सीट मुझे मिली, जैसे मैंने आपको बताया। तो भाई साहब, इससे एक सबक मुझे मिला कि ऑर्डिनरी बस में कभी भी जर्नी करो ना तो लास्ट वाली सीट कोशिश करो ना ही लेके आओ। एक्चुअली कश्मीरी के टाइसबीटे पे क्या हुआ, ऋषिकेश की बस निकल रही थी तो मैं तुरंत उसमें बैठ गया। अब जैसे ही बस के अंदर में घुसा तो मुझे पता चला कि भाई उसमें लास्ट वाली सीट ही अवेलेबल है, तो कोई और ऑप्शन बचा नहीं था क्योंकि बस चल चुकी थी। चलिए कोई नहीं, जैसे तैसे अभी ऋषिकेश तक पहुंच गए हैं करीबन 230 किलोमीटर का सफर करके। बाकी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे उत्तराखंड गवर्नमेंट यानी कि यूटीसी उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की काफ़ी सारी BS6 बसेस खड़ी हैं और अलग अलग डिपो से इन बसेस को बुलाया गया है। किस लिए? स्पेशली चारधाम यात्रा के लिए। कुछ बसेस हरिद्वार से ऑपरेट होंगी, कुछ बसेस यहाँ ऋषिकेश से ऑपरेट होंगी, जो कि मैंने आपको बताया भी था। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया था कि ऋषिकेश से कुछ अपने भाइयों को मैंने साथ में जर्नी करने का प्रॉमिस करा हुआ था, तो अपने भाई लोग यहाँ पे मौजूद है। तो चलिए अभी फिलहाल चलते हैं यहाँ टिकट काउंटर पर, टिकट वगैरह लेते हैं और फिर बाकी बातें करते हैं बाद में। तो देखिए, ये है ऋषिकेश बस स्टैंड का टिकट काउंटर, जहां से आप केदारनाथ और बद्रीनाथ की तरफ जाने वाली बसेस की टिकट ले सकते हैं। तो चलिए जी, टिकट काउंटर से टिकट हमने ले ली है। टिकट प्राइसिंग की अगर बात करी जाए यहाँ ऋषिकेश से सोनप्रयाग की तो वो है 630 रुपीज़ पर पर्सन। तो अगर ओवरऑल टिकट फेयर की बात करें दिल्ली से सोनप्रयाग तक तो वो हो जाता है 1050 रुपये, क्योंकि दिल्ली से ऋषिकेश मैंने पे करे थे 420 रुपये और यहाँ मैंने पे करे हैं 630 रुपये। तो दिल्ली से मैं आया था यूटीसी की CNG बस में, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली बसेस होती हैं। लेकिन अब जो हमारी जर्नी है वो रहने वाली है इनमें से किसी एक बस में, जो कि उत्तराखंड सरकार की बसेज हैं और नई नवेली BS6 बसेज हैं। तो दिल्ली से आनन फानन में बस में बोर्ड होने पे उस बस का इंटीरियर तो मैं आपको दिखा नहीं पाया था, लेकिन ऋषिकेश में यहाँ अपने पास अच्छा खासा टाइम है, तो चलिए एक बार उत्तराखंड सरकार की इस नई नवेली BS6 बस का इंटीरियर आपको दिखा देते हैं। तो देख लीजिए, फाइनली उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की यानी कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की BS6 बस में हमने बोर्ड कर लिया। ऐसी कुछ बस दिखाई देती है। इससे पहले भी इस बस में मैंने जर्नी करी थी दिल्ली से नैनीताल की, तो देख लीजिए ऐसी कुछ ये बस दिखाई देती है। 3x2 का सीट कम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर ओवरहेड लगेज कंपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाता है। चलिए जी, डिपार्चर होता है ऋषिकेश से। टाइम हो चुका है 7:30। वैसे आपको बता दूं, ऋषिकेश बस स्टैंड में पहुंच गया था 3:30 बजे। उसके बाद 4:30 बजे हमने ली बस की टिकट और अभी उसके अलावा और 3 घंटे हमें लग गए यहाँ से निकलने में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया भी था कि बस यहाँ से तभी डिपार्चर होती है जब बस प्रॉपर तरीके से भर जाती है। तो देख लीजिए, बस को भरने में काफ़ी टाइम लग गया। तो ऋषिकेश से बस रवाना हो ही चुकी है, तो यहाँ से आगे का बस रूट भी जान लेते हैं। तो यहाँ से आगे का बस रूट कुछ इस तरह रहता है। ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी और फिर सोनप्रयाग। तो जी, ऋषिकेश बस स्टैंड से निकल के बाईपास रोड लेते हुए अभी हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश के उस पार्ट पे, जो कि अपने
योगा सेंटर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा यहाँ पे आपको काफ़ी लग्जरी स्टे, हॉस्टल्स काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। और सबसे खास बात इस एरिया की है, थोड़ा सा हाइट पे है, तो इस वजह से यहाँ से जो व्यू है ना, यहाँ के होटल से, हॉस्टल से काफ़ी ज़्यादा कमाल आता है। गंगा रिवर का व्यू यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। वैसे आपको बता दूँ, ये एरिया जाना जाता है तपोवन के नाम से। तो काफ़ी खूबसूरत एरिया, काफ़ी सारे लोग यहाँ भी रुकना पसंद करते हैं ऋषिकेश में। और हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल गया, तपोवन एरिया एक और चीज़ के लिए फेमस है, वो है यहाँ का आइकॉनिक लक्ष्मण झूला के लिए। हालांकि अभी तो कुछ टाइम से लक्ष्मण झूला को क्लोज करा हुआ है, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ पे चल रहा है। आई थिंक उसको ग्लास का बनाया जा रहा है, तो उस वजह से अभी टूरिस्ट के लिए वो बंद हो रखा है। बाकी चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी तपोवन से गुजर रहे हैं, जाम काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बता दूं आज है डे संडे का। और आपको पता है भाई, ऋषिकेश में सैटरडे संडे को जो जाम होता है ना भाई साहब, वो तो यार बहुत ही भयंकर होता है। क्योंकि ऋषिकेश फेमस है अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे रिवर राफ्टिंग के लिए, उसके अलावा बंजी जंपिंग के लिए, और भी दुनिया भर की एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं, खासकर यहाँ के शिवपुरी वाले एरिया में, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो इस वजह से काफ़ी लोग दिल्ली से और आसपास के एरिया से यहाँ पे सैटरडे संडे को अपना वीकेंड मनाने आते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने आते हैं। तो इस वजह से जाम जो है ना वीकेंड पे यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। सो टाइम इज़ 8:20 AM और अभी तो भाई अच्छी खासी गर्मी हो गई है। हालांकि सुबह काफ़ी अच्छा मौसम था, ठंडा मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अभी अच्छी खासी गर्मी हो रही है। बाकी आपको बता दूं, अभी हम पहुंच चुके हैं शिवपुरी। और जैसे मैंने आपको बताया भी था कि ऋषिकेश फेमस है अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए। तो जितनी भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ ऋषिकेश में होती है ना, वो सारी यहीं पर करवाई जाती हैं, जैसे कि बंजी जंपिंग और रिवर राफ्टिंग, उसके अलावा जिप लाइन, और भी दुनिया भर की एक्टिविटीज़ होती हैं। एडवेंचर पार्क भी यहाँ मौजूद है, जिसमें तरह तरह की एक्टिविटीज़ रहती हैं, जो कि लोग यहाँ पे करने आते हैं। बाकी सामने आप मेरे स्टील के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स भी देख रहे होंगे, तो वो बेसिकली बंजी जंपिंग के स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ से बंजी जंपिंग वगैरह करवाई जाती है। तो हाँ, अगर आप एडवेंचर करने का थोड़ा सा शौक रखते हैं, तो आप ऋषिकेश के शिवपुरी वाले एरिया में विजिट कर सकते हैं, और इवन यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी कैंप साइट, काफ़ी सारे रिजॉर्ट स्टे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। और देख लीजिए, शिवपुरी क्रॉस करते ही ये यहाँ पे काम चल रहा है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का। ऑलराइट गाइस, अभी हम क्रॉस कर रहे हैं NH7 के सबसे टफेस्ट और सबसे डिफ़िकल्ट टेरेन यानी डिफ़िकल्ट सेक्शन को, जो कि कहलाता है तोता घाटी, जिसका नाम रखा गया है उत्तराखंड के दशरथ मांझी कहे जाने वाले तोता सिंह रांगड़ के नाम के ऊपर। अगर हिस्ट्री की बात करी जाए तो तोता सिंह रांगड़ प्रताप नगर टिहरी के रहने वाले थे, और टिहरी के उस समय महाराज हुआ करते थे नरेंद्र शाह। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट निकाला ऋषिकेश से कीर्ति नगर तक मोटरेबल रोड बनाने का। एक्चुअली उनका निवास हुआ करता था कीर्ति नगर में, तो उन्होंने उस टाइम पे एक गाड़ी खरीदी थी, लेकिन वो गाड़ी बाई रोड नहीं जा सकती थी, क्योंकि उस टाइम पे ये रोड एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो उन्होंने उस टाइम पे इस रास्ते को मोटरेबल रोड बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाला। काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनको मना कर दिया, लेकिन तोता सिंह रांगड़ वो शख्स थे जिन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करा। लेकिन राजा ने जितनी राशि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए
उनको देने का वादा किया था, तोता सिंह रांगड़ उससे कहीं ज़्यादा ऊपर निकल चुके थे, कहीं ज़्यादा पैसा उनका खर्च हो चुका था। इवन इतना पैसा खर्च हो गया था कि उनको अपनी पत्नी के जेवर और अपनी जायदाद तक बेचनी पड़ी। लेकिन फाइनली उन्होंने रोड को बनाया, जिससे राजा ने खुश हो गए, फिर उनको काफ़ी पैसा भी दिया, क्योंकि वो काफ़ी गरीबी में चले गए थे इस रोड को बनाने के चक्कर में। और इस रोड को बनाने का काम सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि 2020 में ना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इस रोड को डबल लेन करने का काम शुरू किया गया था। और सोचो, इतनी एडवांस मशीनरी के साथ इन चट्टानों को काटना इतना ज़्यादा मुश्किल हुआ। उस टाइम पे उन्होंने सिर्फ छेनी और कुल्हाड़ी से इस रोड को काट दिया था। और ये जो चट्टान है ना, डोलोमाइट की चट्टान है, जिनको बहुत ज़्यादा टफ माना जाता है, जिनको तोड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है। तो उन्होंने उस टाइम पे ये काम अपने छेनी और कुल्हाड़ी की मदद से अपने मजदूरों के साथ में कंप्लीट कर दिया था। तो जी टाइम हुआ है 9:50 और बस अभी पहुंची है 3 धारा। तो खाने पीने के लिए यहाँ पे हॉल्ट लिया गया है। भूख भी बहुत जोरों शोरों से लग रही है, क्योंकि सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं कुछ खाने पीने और बाकी बातें करते हैं कुछ खा पी के। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पे लाइन से रेस्टोरेंट मौजूद है और आप देख भी रहोगे पीछे काफ़ी सारी बसेज यहाँ पे मौजूद हैं। और मोस्टली इस रूट पे ऑपरेट होने वाली बसेज ना यही 3 धारा पे खाने पीने के लिए रुकती हैं। तो चलिए यहीं पे किसी ढाबे में चलते हैं, खाना पीना करते हैं और फिर बाकी बातें करते हैं। बाकी देख लीजिए भाई लोगों के साथ यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। हाँ जी भाई, कैसी चल रही है जर्नी अब तक? बढ़िया, अनएक्सपेक्टेबल, मतलब जैसे सोचा नहीं था वैसे जर्नी हमें यहाँ नज़ारे देखने को मिल रहे हैं इस जर्नी में। और कैसी चल रही है जर्नी? मज़े आ रहे हैं? नज़ारे शानदार हैं एकदम। हाँ, तो देखिए ऐसा कुछ ये रेस्टोरेंट दिखाई देता है। काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि थाली आप ले सकते हो, पराठे आप ले सकते हो, और भी दुनिया भर के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। बाकी देख लीजिए, यहाँ हमने ऑर्डर दे दिया एक थाली का, एक पराठा थाली का, तो 2 खाने की थाली होगी और एक पराठे की थाली होगी। तो देख लीजिए ऐसे कुछ दिखाई देती है। बाकी चलिए टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि यहाँ पे खाने का टेस्ट कैसा रहने वाला है। बाकी जी देखिए, इधर अपना बस का स्टाफ भी मौजूद है। सोचा भी खाने पे थोड़ी सी चर्चा इनके साथ कर लेते हैं। हेलो सर, कैसे हैं? क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश। अच्छा, कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको बस ड्राइविंग करते हुए? 40 साल। और ये उत्तराखंड गवर्नमेंट की बस चलाते हुए ये कितना टाइम हो गया उत्तराखंड गवर्नमेंट की बस? 2001 से, मतलब काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको। बाकी इधर अपने साथ कंडक्टर साहब भी मौजूद हैं। हेलो सर, कैसे हैं? क्या नाम है सर आपका? अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? नैनीताल से। ओके, और आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया? अच्छा, मजा आ गया। तो काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सर को। तो वैसे आप यूजुअली कौन से रूट पे चलते हैं ज़्यादातर? अभी तो आपकी स्पेशल ड्यूटी लगी है 4 धाम रूट पे, वैसे कौन से रूट पे चलते हैं? दिल्ली देघाट। अच्छा, चलिए सर, अच्छा लगा आप सबसे मुलाकात करके। तो जी रेस्टोरेंट से बस अभी हो चुकी है रवाना। खाने की टेस्ट की अगर वहाँ पे बात करी जाए तो खाने का टेस्ट ओके था, पेट भर गया काफ़ी है। बाकी करीबन आधे घंटे के लिए बस वहाँ पे रुकी थी। तो जी टाइम हो चुका है 10:40 और बस अभी पहुंच चुकी है देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बारे में आपको बता दूं, यहाँ संगम होता है अलकनंदा और भागीरथी रिवर का।
भागीरथी रिवर का उद्गम होता है गौमुख ग्लेशियर से, वहीं अलकनंदा का उद्गम होता है सतोपंथ ग्लेशियर से। दोनों नदियां यहाँ आके मिलती हैं, इसके बाद ये नदी कहलाती है गंगा नदी। और बाकी सच में काफी खूबसूरत ये संगम होता है, दूर दूर से लोग यहाँ इसको देखने आते हैं। इवन रोड पे लगी भीड़ को देख के भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि संगम कितना ब्यूटीफुल होता है। लोग यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हुए हैं यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करवाने के लिए। तो सच में काफी ज्यादा शानदार दिखाई देता है ये संगम ना। गंगा का उद्गम होता है जी हाँ, यही 10:40 अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको। जय मामा की जय बम्बा की। देख रहे हैं ट्रेन को इस तरह का संगम होता है और ये नदी मतलब समझ नहीं आया। तो आपने खाना नहीं खाया? तो जी टाइम हो चुका है 11:30 और बस अभी पहुंच चुकी है श्रीनगर। डिस्ट्रिक्ट है पौड़ी गढ़वाल। तो स्वागत है आप सभी का श्रीनगर में। और बाकी अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ शहर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। बाकी अगर आप में से कोई श्रीनगर से वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके अपनी हाजिरी दीजिए और ये भी कमेंट करके बताइए कि आपका ये शहर किन किन चीज़ों के लिए फेमस है। तो जी टाइम हो रहा है दिन के 12 और बस अभी क्रॉस कर रही है धारी देवी टेम्पल को। श्रीनगर से करीबन 10 किलोमीटर दूर आके ये मंदिर आपको देखने को मिलता है। बाकी आपको बता दूं धारी देवी मंदिर को 4 धाम की रक्षक देवी भी कहा जाता है। काफ़ी मान्यता है यहाँ की और ऐसा कहा जाता है यहाँ पे जो भी श्रद्धालुगण आते हैं, जो भी मनोकामना यहाँ पे आके मांगते हैं तो उनकी मनोकामना यहाँ पे आके पूर्ण हो जाती है। वैसे आपको बता दूँ धारी देवी मंदिर माता काली को समर्पित है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो माता की मूर्ति है ना दिन में 3 रूप धारण करती हैं। सुबह वो एक बालिका के रूप में होती हैं, वहीं दिन में एक महिला के रूप में और शाम को वो एक वृद्ध महिला के रूप में नजर आती हैं। बाकी अगर आप में से किसी ने धारी देवी टेम्पल में कभी विजिट करा है तो जरा कमेंट करके बताइए।
तो जी टाइम हुआ है 12:40 और बस अभी क्रॉस कर रही है रुद्रप्रयाग को। वैसे आपको बता दूं रुद्रप्रयाग वही जगह है जहां से दो रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं। एक निकल जाता है जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ की तरफ और दूसरा निकल जाता है सोनप्रयाग होते हुए केदारनाथ की तरफ। बाकी अगर और बात करें रुद्रप्रयाग की तो आपको बता दूं यहाँ संगम होता है अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर का। तो जी टाइम हुआ है दिन के 1 और तिलवाड़ा क्रॉस करके बस ने लिया है छोटा सा फ्रेशन अप हॉल्ट। ढाबा यहाँ पे मौजूद है जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण ढाबा। हाँ तो यहाँ माजा लेके आए हैं अनूप भाई, इशारा कर रहे थे दूर से, तो देख लीजिए गर्मी काफ़ी हो रही है तो सोचा कुछ ठंडा पी लिया जाए। तो करीबन 10 से 15 मिनट के लिए बस यहाँ पे रुकिए, उसके बाद सफ़र कंटिन्यू होगा। बाकी माजा का टेस्ट थोड़ा बदला बदला नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना? बात है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। जो यूजुअली टेस्ट आता है ना माजा में वैसा टेस्ट नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है इसको फिनिश करते हैं, फिर उसके बाद सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी गाइस टाइम इज़ 1:45 PM और बस अभी क्रॉस कर रही है अगस्त मुनि को। वैसे आपको बता दूं अगस्त मुनि इस जगह का नाम पड़ा है सप्त ऋषि में से एक ऋषि अगस्त्य के ऊपर, और उन्हीं को डेडिकेटेड यहाँ पे एक टेम्पल भी मौजूद है। बाकी इस एरिया की बात करें तो एरिया भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हो और काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है एरिया। मस्त माहौल हो गया। भाई कुछ भी गिरनार में घुसा ही देता हूँ। रिमेम्बर केदारनाथ में। तो टाइम हुआ है 2:35 PM और बस अभी क्रॉस कर रही है गुप्त काशी को। वैसे आपको बता दूं गुप्त काशी उन 3 लोकेशंस में से एक लोकेशन है जहां से केदारनाथ धाम के लिए डायरेक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस ऑपरेट होती है। एक गुप्त काशी से होती है, दूसरी फाटा से और तीसरी सेरसी से। गुप्त काशी से अब बस कुछ ही जैसे जैसे हम नज़दीक जा रहे हैं वैसे वैसे केदारनाथ की एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बस यहाँ से अभी पूरी डेस्टिनेशन रह जाती है फाटा, और फिर हम पहुँचेंगे सोच रहे हैं गुप्त काशी में। वैसे हेलीकॉप्टर सर्विस डायरेक्ट आपको मिल जाती है केदारनाथ धाम के लिए। जैसे और फाटा और सेरसी में भी आपको हेलीकॉप्टर सर्विस होती है जहाँ से आप केदारनाथ धाम के लिए। बहुत सारे लोग जो है यहाँ स्टे करना पसंद करते हैं, तो हम अगर सोनप्रयाग में या फिर तो जी टाइम हो चुका है शाम के 4 और बस अभी पहुंच चुकी है सोनप्रयाग। तो स्वागत है आप सभी का
सोनप्रयाग में। वैसे आपको बता दूं बस ने हमें ड्रॉप करा है सीतापुर पार्किंग के बाद, जिसको कि सोनप्रयाग बस स्टैंड के नाम से भी जाना जाता है। बाकी बात करें जर्नी की तो जर्नी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी, नज़ारों से भरी हुई ये जर्नी थी और इस जर्नी को करने में हमें करीब 18 घंटे लगे। इसमें वेटिंग टाइम भी मैंने इंक्लूड कर लिया क्योंकि 6.5 घंटे लगे हमें दिल्ली से ऋषिकेश पहुँचने में। 3 घंटे हमने बस स्टैंड पे वेट करा ऋषिकेश के, उसके बाद ऋषिकेश से यहाँ पहुँचने में हमें 8.5 घंटे लगे। तो टोटल आवर हो जाते हैं 18 आवर्स विद वेटिंग टाइम, और अगर वेटिंग टाइम को निकाल दें तो जर्नी हमारी कंप्लीट हो जाती है 15 घंटे में। तो देख लीजिए ऐसे कुछ सीतापुर बस पार्किंग या सोनप्रयाग बस स्टैंड दिखाई देता है। काफ़ी सारी बसें यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। और हाँ, एक चीज़ आपको बता दूँ, वापसी में अगर आप जर्नी प्लान कर रहे हैं ऋषिकेश की साइड या फिर बद्रीनाथ की साइड आप जाना चाह रहे हैं तो जो बस है ना वो आपको यहीं से लेनी पड़ेगी। बाकी जी अभी हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं सोनप्रयाग की ओर। वैसे तो सोनप्रयाग यहाँ से शुरू हो जाता है, लेकिन मेन सोनप्रयाग जो है ना वो यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर वहाँ से हम आधा किलोमीटर और दूर जाएंगे, जहाँ से हम टैक्सी लेंगे गौरीकुंड की तरफ। मतलब 1.5 किलोमीटर अभी हमें चलना है, क्योंकि हमारा जो आज का स्टे है वो गौरीकुंड में रहने वाला है। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए ना यूनियन की टैक्सी ऑपरेट होती है, जो कि 50 रुपये पर पर्सन का चार्ज लेती हैं। तो उसमें ट्रैवल करके हम गौरीकुंड जाएंगे, जहाँ आज का हमारा स्टे रहने वाला है। और देख लीजिए अभी मेन सोनप्रयाग में पहुँच गए हैं, तो ऐसा कुछ ये सोनप्रयाग टाउन दिखाई देता है। काफ़ी खूबसूरत सा टाउन है। बाकी स्टेइंग ऑप्शन यहाँ पे आपको काफ़ी देखने को मिल जाते हैं, फूड ऑप्शन काफ़ी देखने को मिल जाते हैं, आप देख भी रहे होगे। काफ़ी सारे ढाबे, काफ़ी सारे खाने पीने की शॉप्स यहाँ मौजूद है। उसके अलावा क्लॉक रूम यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं। और हाँ, स्टेइंग ऑप्शन में आपको बता दूँ यहाँ पे ना आपको डॉर्मेट्री भी देखने को मिल जाती है। आप वो देख रहे हैं, जैसे आप सोनप्रयाग में एंटर करेंगे ना, ये सामने ना पार्किंग है, वहाँ पे पार्किंग से थोड़ा आगे आएंगे ना, यहीं कोने पे डॉर्मेट्री मौजूद है। 500 रुपये पर बेड का चार्ज वहाँ पे लेते हैं। उसके अलावा देख लीजिए और भी कई डॉर्मेट्री यहाँ पे मौजूद है। और बाकी होटल्स तो यहाँ दुनिया भर के, होटल्स की तो कोई कमी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। तो आप बेसिकली दोनों जगह में से कहीं पे भी स्टे ले सकते हैं, चाहे आप सोनप्रयाग में स्टे लें या फिर आप गौरीकुंड में लें। तो अपनी यात्रा रजिस्ट्रेशन चेक करवा के अभी हम आगे बढ़ चुके हैं गौरीकुंड की तरफ। वैसे आपको बता दूं गौरीकुंड का डिस्टेंस यहाँ से रहता है करीबन 4.5 किलोमीटर के आसपास, और सीतापुर पार्किंग से बात करें तो वहाँ से डिस्टेंस रहता है करीबन 6-6.5 किलोमीटर के आसपास रहता है। तो मतलब 1.5-2 किलोमीटर तो हम ऑलरेडी चल के आ चुके हैं। बाकी अभी हम टैक्सी पॉइंट पर भी पहुँचने वाले हैं, जहाँ से हम टैक्सी लेने वाले हैं गौरीकुंड तक के लिए। तो देख लीजिए अभी हम आ गए हैं उस ब्रिज पर, जिसको क्रॉस करके वहाँ पर ना लाइन से काफ़ी सारी टैक्सीज खड़ी रहती हैं, जो कि वहाँ से गौरीकुंड के लिए जाती हैं। और बाकी देखिए क्या शानदार नज़ारे यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। तो जी सोनप्रयाग से शेयरिंग टैक्सी लेके अभी हम पहुँच गए थे गौरीकुंड, और गौरीकुंड में अभी हम पहुँच चुके हैं अपने होटल में। एक्चुअली क्या था कि गौरीकुंड में बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो उतना ज़्यादा कुछ गौरीकुंड में हमने रिकॉर्ड नहीं करा और सीधा अपने होटल में यहाँ पे आके हमने चेक इन कर लिया है। वैसे आपको बता दूं आज जिस होटल में हम ठहरे हैं इसका नाम है राजकमल गेस्ट हाउस नियर गौरी माता मंदिर। और आपको बता दूं इसमें हमने बुकिंग करी थी वे फॉर ट्रैवल कंपनी के थ्रू। एक ट्रैवल कंपनी है जो कि ट्रैवल पैकेज बेसिकली प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा होटल्स और टैक्सी की सर्विस भी वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं। बाकी अगर आप पूरा केदारनाथ का टूर ग्रुप टूर उनके साथ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा केरला के टूर पैकेज ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। अंडमान निकोबार, कश्मीर, मनाली, लेह लद्दाख, ऑल ओवर इंडिया और इवन फॉरेन के भी काफी सारे टूर पैकेज प्रोवाइड ये लोग करवाते हैं, जिसकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी देखिए ऐसा कुछ रूम नजर आता है। यहाँ पे 2 डबल बेड आपको देखने को मिल जाते हैं, ब्लैंकेट्स यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा फैन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि फैन की तो मुझे लगता है गौरीकुंड में जरूरत शायद पड़ती ही नहीं होगी, क्योंकि मौसम यहाँ पे ठीक ठाक रहता है। उसके अलावा वॉशरूम यहाँ मौजूद है जो कि नीट एंड क्लीन है। तो हाँ, केदारनाथ का टूर अगर आप कर रहे हैं, होटल्स बुकिंग करवाना चाहते हैं या फिर टैक्सी टेम्पो बुक करवाना चाहते हैं या पूरा केदारनाथ का टूर आप करना चाहते हैं तो वे फॉर ट्रेवल्स को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, और जितनी डिटेल थी इस जर्नी की वो ऑलरेडी व्लॉग के दौरान मैं आपको बता चुका हूँ। सो इस व्लॉग को करते हैं यही रैप। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है कि खाली हाथ नहीं जाना होता। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।